अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम आज साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये बहुत से दोस्तों का मैसेज आया था कि ये आपने रिकॉर्ड नहीं की तो ये वाली करवा दें, और मैंने बड़ी ही बरीफ जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि यहाँ पे आपको इसको देखने के बाद आपको किसी और बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ा डिटेल कंसेप्ट बयान किया गया है इसमें। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये क्या चीज़ है और इसके अदर नेम्स क्या हैं, इसके प्रोपोनेंट्स क्या हैं, इसके लॉज क्या हैं, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और क्रिटिसिज्म क्या है, हम सब चीज़ें देखेंगे। पहले देखिए, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो एक नाम और है उसे कहते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये दो नाम इसके हो गए। इसके अलावा ये एक जर्मन थ्योरी है, यानी इसके तमाम जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसके ऊपर फाउंडर्स हैं इसके, वो जर्मन के थे, और जो जब वर्ल्ड वार शुरू हुई थी तब ये चले गए थे, यूएसए में चले गए थे। और उनके नाम, फाउंडर्स के नाम, पहला जो इसका फाउंडिंग फादर है ना वो है मैक्स वर्दिमीर। मैक्स वर्दिमीर इसका फाउंडिंग फादर है, और सबसे ज़्यादा समझें कि इसका किरदार इसके अंदर इसका है। इसके बाद वुल्फगैंग कोहलर, और इसके अलावा कोफ्का और लेवन। चार नाम आपने वैसे याद कर लें इस तरह: वर्दिमीर, कोहलर, कोफ्का और लेवन। इसके बाद जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के हवाले से हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली वर्दिमीर जो था, एक दिन वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसने देखा कि चंद लोग जो है ना इकट्ठे बैठे हैं। तो अब वर्दिमीर के जो सबसे पहले ज़हन में चीज़ गई ना, वो उसने उन सब को लिया कि ये सब एक ग्रुप की मानद हैं, सब इकट्ठे बैठे हैं। उसने वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं देखी कि उसकी शक्ल कैसी है, वो फ़ीमेल कितनी है, मेल कितने हैं। उसने कोई और अलग से उनको सेपरेशन नहीं की। उसने देखा कि ये एक फैमिली है, ये एक जो है एक ग्रुप है। तो वो कहता है कि इंसान जो है ना वो चीज़ों को जब देखता है तो सबसे पहले ही काम जो करता है, उसको इंसान चीज़ों को एक सिंगल यूनिट की तरफ देखता है कि हर चीज़ जो है एक सिंगल यूनिट की तरह है। और वो कहता है कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो हर चीज़ को एक पैटर्न देता है, उस पैटर्न के मुताबिक वो उसको ऑर्गेनाइज करता है और अपनी एक परसेप्शन जो है वो बनाता है। इसका कंसेप्ट ये है कि देखिए कि वो कहता है कि होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। जो होल है, जो मुकम्मल एक चीज़ है, वो उससे उसके पार्ट से बेहतर है। और इट कम फर्स्ट इन कॉग्निटिव पार्ट्स, यानी हमारे जो दिमाग के अंदर सबसे पहले जो है ना वो ये चीज़ आती है, होल आता है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमारी जो परसेप्शन है, जो हम परसीव करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको एज ए होल परसीव करते हैं, बाद में हम इंडिविजुअल की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो है इस थ्योरी के अंदर हमारे पास वो कहता है कि हाईएस्ट लर्निंग फ्रॉम अनसाइट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लर्निंग इसी से होती है। और इसलिए इसको जो है ना, क्योंकि हम जब दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा लर्निंग तो वही होगी। इस थ्योरी के अंदर वो जो है गेस्टाल्ट जो है वो चिंपैंजी के ऊपर एक्सपीरियंस करता है। चिंपैंजी जो है ना एक जानवर है, और वो क्या करता है कि उन्होंने साहिल समंदर पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस चिंपैंजी को एक कमरे के अंदर बंद किया, और वहाँ पे ऊपर जो है ना छत के साथ बनाना जो है ना वो किले लटका दिए। अब चिंपैंजी जो है उसकी तो हाइट वहाँ पे नहीं पहुँचती थी। उन्होंने कमरे में 2 डब्बे रखे। अब चिंपैंजी के कुछ आइडिया आया, उसने डब्बे जो है ना एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रखा, फिर पहुँचने की कोशिश की, फिर भी ना गया। फिर इसी तरह उसे कुछ स्टिक अंदर रखी हुई थी, एक स्टिक, तो वो स्टिक लेके ऊपर चढ़ा, फिर भी ना कोशिश बनी, काम बना। फिर उसने उन स्टिक्स को आपस में जोड़ा, तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह कामयाब हो गया। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि उसने अपने दिमाग के साथ सोचा है और कोशिश की है कि मैं अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और अपनी डिज़ायर चीज़ को जो है वो हासिल करूँ। ये चिंपैंजी, उस चिंपैंजी जिसके ऊपर ये होता है उसको सुल्तान बोलते हैं, और ये इसकी स्टोरी थी, आप अपने ज़हन में रख लें। बाकी इसके प्रिंसिपल हैं, इसके 10 प्रिंसिपल हैं, और ये प्रिंसिपल इतने ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन एजुकेशन में हम उसको यूज़ कर लेते होते हैं। इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। और ये जो गेस्टाल्ट लफ्ज़ है ना, जर्मन लफ्ज़ है, इसका कोई एज जेड को इंग्लिश में मतलब नहीं है, लेकिन इसका समझने के लिए कंप्रीहेंशन और इसका मतलब लिया जाता है। और ये वाली हमें बताती है कि डिफ़िकल्ट से हमने ईजी की तरफ आना है, यानी हमने पार्ट्स से होल की तरफ जाना है। सबसे पहला हमारे पास जो है वो लर्निंग लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये होता है कि जब मुख्तलिफ जो चीज़ें जो है ना वो एक ग्रुप में पड़ी हों और उसमें वो सिमिलर चीज़ें हों, हो सकता है उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ भी हों, लेकिन जब हमारी नज़र जाएगी तो हम उनको एज ए जो सिमिलर लेंगे साथ। जैसे आप पहले ग्रुप में यहाँ पे देखें डॉट हैं और एक दूसरे कलर के हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका हम उसको एक ग्रुप में ले रहे हैं, दूसरे ग्रुप में शक्लें चेंज हैं,
सर्कल भी है और इसके अंदर रेक्टेंगल भी है। इसी तरह जो है थर्ड में स्टार भी हैं सारे, लेकिन हम इनको क्या है एज ए होल एक ग्रुप की सूरत में लेते हैं। तो वो यहाँ पे कहता है द लास्ट स्टेट दैट एलिमेंट्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर, एलिमेंट्स जब आपस में सिमिलर होते हैं टेंड टू बी परसीव्ड एज ए यूनिफाइड ग्रुप। तो ये वाले जो एलिमेंट हैं वो एक सिंगल ग्रुप की तरफ जब सिमिलर एक दूसरे के साथ हो तो हम उसको एक ग्रुप की सूरत में लेते हैं। इसके बाद एक सेकंड है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आप देखा कि यहाँ पर सर्कल हैं और सर्कल कहीं पे जो हॉरिजॉन्टली पड़े हैं कहीं पे वर्टिकली पड़े हैं, और हम जो है ना वो यहाँ पे जब पहली नज़र देखते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं वर्टिकल वाला एक ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल वाला नीचे वाला एक ग्रुप है, ऊपर वाला एक ग्रुप है। तो हम जब वो हालांकि देखिए कि अगर ये ऊपर वाला मैं उसको वर्टिकल कर दूँ तो सेम बन जाएगा, लेकिन हमारे जो ज़हन में चीज़ आएगी वो आएगी कि हम उसको ग्रुपों की सूरत में दे देंगे कि थिंग्स क्लोजर टू ईच अदर, जो चीज़ें आपस में क्लोज हैं मोर रिलेटेड दैन थिंग्स फर्दर अपार्ट। तो ये दूसरी चीज़ें हैं वो उससे मुख्तलिफ होंगी। हालांकि ये सारी चीज़ हैं, लेकिन हमारा ज़हन का जो कंसेप्ट है कि जो चीज़ इकट्ठी पड़ी है हम उसको एज ए अपने लेते हैं कि वो ठीक है। फिर है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर ये होता है कि जिसके अंदर आप चीज़ें जो है ना वो अब यहाँ पे देखें एक सर्कल है, एक जो है ना स्क्वायर है, उसके अंदर जो है ना वो स्पेस है। अब स्पेस होने के बावजूद जब आपको मैं कहूँ ये क्या है तो आप सर्कल कहेंगे, क्योंकि आपके जहन के अंदर वो चीज़ आपने इनसाइड जो सोचा आपने इसको सर्कल बना दिया, इवन कि वो सर्कल मुकम्मल नहीं है। तो इसी तरह के इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के दरमियान ब्रेक है, वो परसीव द ऑब्जेक्ट एज कंटिन्यूइंग इन द स्मूथ पैटर्न, तो हम उसको स्मूथ पैटर्न में हम उसकी जो जगह रहती है हम उसको अपने दिमाग में खुद फिल करके उसको पूरा समझते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जारी रहना। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लाइन शुरू हो रही है और ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, लेकिन क्या आपके जहन में आएगा कि लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रही है? आप समझेंगे कि ये जब आप ऊपर वाली लाइन को देखेंगे आप कहेंगे बिल्कुल ऊपर जा रही है, जब आप नीचे वाली लाइन को देखेंगे आप ये कहेंगे ये लाइन नीचे को आ रही है, तो आप उस लाइन को ब्रेक नहीं करते। वी आर मोर लाइकली टू सी कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फ्लोइंग लाइन रादर देन ब्रोकन आर जैग्ड वंस। हम उस लाइन को जो है ना वो फ्लोइंग स्मूथ लाइन समझते हैं, ना कि हम ये समझते हैं कि वो लाइन ब्रोकन है। लॉ ऑफ कंट्रास्ट ये होता है कि छोटी चीज़ और बड़ी चीज़, या जैसे मोबाइल में होता है ना कंट्रास्ट, यानी लाइट थोड़ी और लाइट ज़्यादा, तो लाइट थोड़े से जब बड़े की तरफ जाते हैं हम उसको भी एज ए होल ले लेते हैं। प्रिंसिपल एसोसिएशन स्टेटिंग दैट अपोजिट आर रिमाइंडर्स ऑफ वन अनदर। अब ये छोटा है बड़ा है, हम वो एक दूसरे का रिमाइंडर है। अब जब हम सबको देखेंगे तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आएगी कि ये जो है ना वो छोटे से बड़े ये जा रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में जा रहे हैं और एक ही चीज़ है, लेकिन ये हम एक इंडिविजुअल को देख के उसके ऊपर हम उसकी अलग से राय कायम नहीं करते हैं। लॉ ऑफ फिगर में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ आपके सामने आती है और आप उस चीज़ को देख के, अब यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो फिगर बनी हुई है तो आप इसके दो रुख देख सकते हैं। कुछ लोगों ने देखा होगा कि अंदर जो है ना वो एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, जैसे वो एक फर्नीचर का काम होता है और उस तरह का लकड़ी का एक डिज़ाइन बना हुआ है, कुछ लोग ये देख रहे होंगे। और जबकि कुछ लोगों ने वाइट हिस्सा देखा होगा और वाइट हिस्सा देखते साथ ही उनके ज़हन में आया होगा कि ये जो है ना दो इंसान हैं और आपस में सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ परसेप्शन होती है। कुछ लोग जो है ना किसी वाइट हिस्से को देखेंगे, कुछ लोग जो है ना वो जो है ब्लैक हिस्से को देखेंगे और उस तरह अपनी परसेप्शन जो है वो कायम करेंगे। इस तरह लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, ये जो जब चीज़ें हमें देखने में बड़ी सिंपल लग रही होती है लेकिन वो होती बड़ी जो है ना एम्बिगियस हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं। अब यहाँ पे आपको दोनों शक्लें देखें, एक में फूल बने हुए हैं, दूसरे में जो है सर्कल रिंग बने हुए हैं। अब आप रिंग को देख के आप समझ रहे होंगे कि तो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप यही रिंग बनाने बैठ जाएँ तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए जब चीज़ें हमारे पास बड़ी एम्बिगियस होती हैं और कम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन में उसको बड़ी सिंपल बना के उसको देते हैं। इस तरह लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री ये होता है कि वो एक तरतीब के साथ, यहाँ पे देखें एक ब्लैक पिक्चर है एक कलर है। ब्लैक पिक्चर को देख के आपके ज़हन में शायद आ रहा हो कि ये एक जो है ना वो हमारे पास होगा एक एरो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, इसमें ट्रायंगल भी है। तो इस तरह सिमेट्रिकल टू ईच अदर टेंड टू बी परसीव्ड एज यूनिफाइड ग्रुप। जो आपस में सिमेट्रिकल होते हैं उसको हम एक ग्रुप, बेसिकली दोनों जो है ना वो हम यहाँ पे दोनों को एक ग्रुप ले रहे हैं लेकिन वो दोनों शायद वो एक ग्रुप ना हो। इसी तरह जो लॉ ऑफ कॉमन फेट, जब हमारे पास जैसे परिंदे जो कोई चीज़ उड़ रहे हैं, अब हम उनको देखेंगे कि एक हम समझेंगे एक गिरोह है परिंदों का, हो सकता है उसके अंदर मुख्तलिफ परिंदे हों, मुख्तलिफ छोटे बड़े सब कुछ, लेकिन हम उनको एज ए ग्रुप देख रहे होते हैं।
तो एलिमेंट्स डैट आर मूविंग टुगेदर टू टेंड टू परसीव्ड एज ए यूनिफाइड ग्रुप, जब आपस में मूव कर रहे हों और तो हम उसको एक यूनिफाइड ग्रुप की सूरत में लेते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ कॉमन रीजन। लॉ ऑफ कॉमन रीजन में ये होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास डॉट बने हुए हैं, कुछ के जो बैकग्राउंड है वो कुछ डार्क है, कुछ का बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट है। अब हम जब इनको देखेंगे तो हम देख के क्या कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क है, ये वाले इधर इधर में फ़र्क होगा, लेकिन बेसिकली डार्क सीम है उसके बैकग्राउंड पे फ़र्क है। तो आइटम विद इन अ बाउंड्री आर परसीव्ड एज अ ग्रुप एंड अज्यूम टू शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनलिटी। इनकी सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये इनके डार्ट हैं और बैकग्राउंड उनका चेंज है, तो वो हम उसको कॉमन बोलेंगे। अच्छा, दो तरह के ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, और ये एजुकेशन में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ आप कंसेप्ट क्लियर हो, नाम आपको आने चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं कि ये वाला कौन सा इसमें से इसका लॉ नहीं है, कौन सा इसका लॉ है गेस्टाल्ट का, इस तरह पूछ सकता है आपका। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी के ऊपर किया, नाम क्या था चिंपैंजी का, सुल्तान था। और इसके अलावा बाकी हम इसकी जब एजुकेशन में देखेंगे इम्प्लीकेशन, तो कुछ कंसेप्ट वहाँ पे भी आपके क्लियर हो जाएगा। अब बिहेवियर की बात करते हैं, दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक बिहेवियर होता है ओवर्ट बिहेवियर और एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कोई शख्स चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो इसको हम क्या काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होगा। और इस बिहेवियर को कौन इसके ऊपर काम करता है, इस बिहेवियर के ऊपर जो पावलो है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, इन सब ने ओवर्ट बिहेवियर के ऊपर काम किया। इसी तरह दूसरा है वो है कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर वो होता है कि जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जैसे कोई शख्स सोच रहा हो, किसी चीज़ को रीज़न दे रहा हो, इंसाइट कर रहा हो, तो ऐसे जो है ना वो या ख्वाब देख रहा हो, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये कोवर्ट बिहेवियर होता है। और गेस्टाल्ट जो है वो इसके ऊपर काम करता है। इसका प्रोसेस क्या है, बेसिकली जो कोलर है उसने अपनी एक बुक लिखी थी 1925 में, जिसके अंदर उसने अपने 1913 से 1917 तक के जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसने मुख्तलिफ एक्सपीरियंस किए चिंपैंजी के ऊपर, कभी उसने समंदर के किनारे किए, कभी उसने कमरे के अंदर किए, कभी मुख्तलिफ कंडीशन, कुछ कंडीशन दे के, कभी कुछ कंडीशन दे के, तो उसने अपने एक्सपीरियंस को इस बुक के ऊपर लिखा। ये कैनरी आइलैंड है उसके ऊपर उसने किया, तो वो बुक उसका नाम है मेंटलिटी ऑफ एप्स, और ये 1925 में ये वाली बुक जो है ना वो पब्लिश हुई थी। और चिंपैंजी यहाँ पे जो बात करता है कि चिंपैंजी सिर्फ ये ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहा था यहाँ पे, बल्कि चिंपैंजी इनसाइट लर्निंग कर रहा था, इनसाइट लर्निंग कर रहा था कि वो अपने दिमाग से सोच रहा था कि मुझे कैसे अपनी चीज़ हासिल करनी है। फर्स्ट ऑब्जर्व देन प्लान, इसमें वही करता है कि पहले वो ऑब्जर्व करता है कि मुझे कैसे पहुंचना है, फिर उसके बाद प्लान करता है, फिर उसको रीज़न देता है, फिर वो काम करता है। इनसाइट लर्निंग जो है ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसमें पहले लर्निंग सिचुएशन देखेगा, फिर इनिशियल एफर्ट्स, फिर रेपिटेशन, और फिर जनरलाइज करेगा एट टाइम। इसके बाद कुछ इसकी हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, पहले द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट एंड देयर फॉर द सिचुएशन शुड बी व्यूड एज अ होल, के होल जो है वो बड़ा है, किससे ग्रेटर है, पार्ट से, तो इसलिए होल को जो है ना हम कुछ चीज़ों को एज अ होल देखना चाहिए। सेकंड, द यूज़ ऑफ ब्लाइंड फम्बलिंग एंड मैकेनिकल ट्रायल एंड एरर शुड बी मिनिमाइज्ड। ये कहता है कि यहाँ पे ब्लाइंड फम्बलिंग, यहाँ पे बगैर सोचे समझे जो है ना वो बार बार ट्रायल एरर नहीं कर रहा, बल्कि ये वाली जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की तो कुछ मुखालफत करती है। ये कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर तो यही है कि एक काम को बार बार रिपीट करना, लेकिन यहाँ पे हर दफ़ा वो एक नई प्लानिंग के साथ, नई सोच के साथ, इंसाइट के साथ वो जाता है। तो द लर्नर शुड ट्राई टू सी रेलेवेंट रिलेशनशिप एंड एक्ट इंटेलिजेंटली, तो यहाँ इंटेलिजेंटली वो अपनी जो है ना वो ट्राई करता है। थर्ड, द पर्पज़ आर मोटिव प्ले द सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, तो जो आपका मकसद क्या है बैक एंड पे, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बाद फोर्थ है इसका, द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज डैट इट हैज़ मेड लर्निंग एन इंटेलिजेंट टास्क। इसके अंदर हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम ब्लाइंड फम्बलिंग यानी खुद बगैर देख के सोचे समझे हम जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे हम अपने गोल के ऊपर, हमारा गोल क्लियर होता है और हम अपने गोल के ऊपर फुल फोकस किए होते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह यानी एक सामने करके दिखाना, इसके अंदर जो है ना वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अहमियत होता है हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के अंदर। दिस थ्योरी आल्सो सजेस्ट यूजिंग मोटिवेशन टू इन्हांस द लर्निंग, ये जो है वो मोटिवेट करती है लर्निंग में को बढ़ाने के लिए। और ये थ्योरी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में भी आसान होती है, और ये हमें जो कंटेंट डिलीवरी जो पढ़ाने में भी सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाती है। कुछ इसकी लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है, जिसके अंदर पहला ये है कि नॉट यूजफुल फॉर डल एंड स्मॉल चिल्ड्रन, वो बच्चे जो जिनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी कम है, जो या दिमागी तौर पे डल हैं, तो वो लोग जो हैं उनको ये फ़ायदेमंद नहीं होगी। इसी तरह ट्रायल एंड एरर रूल को वो
कट तो कर रहा है, वो कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर कुछ नहीं करना, लेकिन कोई भी काम ट्रायल एंड एरर के बगैर तो नहीं होता। ट्रायल यानी कोशिश तो वहाँ पे वो बार बार कर ही रहे हैं, चाहे नई तरकीब के साथ कर रहा है। तो ये वाला जो है ना वो डोंट से मच अबाउट, ये कॉग्निटिव लेवल के बारे में कोई बात नहीं करती, लेकिन कॉग्निटिव का इस्तेमाल करती है। अब ये भी तो है, हमें पता भी ना हो कि जिस बच्चे को हमने उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा, तो वो इसकी बात नहीं करती। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो लोगों में होता है उसको भी ये चीज़ खातिर खा नहीं लाती। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है इसके हवाले से, गेस्टाल्ट थ्योरी के हवाले से, कि पहला है द लॉ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यू ऑफ लर्निंग। कौन सा जो लॉ है वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ये इसी का है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये भी इसी गेस्टाल्ट का है। लॉ ऑफ क्लोजर, ये भी इसी का है। लॉ ऑफ यूज़, ये थॉर्नडाइक की थ्योरी का है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कोलर रिसर्च विद चिंपैंजी नेम्ड सुल्तान सपोर्ट विच थ्योरेटिकल, तो जो सुल्तान था कोलर का, ये किस थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो ये इनसाइड लर्निंग थ्योरी को सपोर्ट करता है, बाकी थ्योरीज नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द मेन फोकस ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसका मेन फोकस क्या था? द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मेन फोकस ये था मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल लर्निंग कह सकते हैं, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ये भी, और कॉन्शियस। तो लर्निंग कहेंगे कि मेन फोकस जो है उसका लर्निंग था। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। वुंडेट ये साइकोलॉजिस्ट नहीं था, इसका जो है गेस्टाल्ट का, ये तो स्ट्रक्चरिज्म वाला था विलियम वुंडेट। और ये कोलर, कोफका और वेडनिमीर, ये सारे BCD और वो जो है वो गेस्टाल्ट के हैं, और जो वुंडेट है वो नहीं है। इस तरह आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। कोई भी अगर आपको मसला हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना किसी भी क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।